आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा में पूजा को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन, आम यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं। उत्तरकाशी में अलग अलग जगह बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में बेड की कमी, मरीज फर्श पर लेट कर करा रही है इलाज। बीते साल देश भर के प्रवासी लोगों को उनके घर पहुंचाने के बाद रियल हीरो बने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद देहरादून की गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बने हैं। महिला ने ट्वीट कर सोनू सूद से ऑक्सीजन बेड और गायनोलॉजिस्ट की मदद मांगी, जिसके कुछ देर बाद ही सोनू ने महिला के लिए ऑक्सीजन बेड और गायनोलॉजिस्ट की व्यवस्था कर दी। ये जानकारी सोनू ने महिला के ट्वीट को रीट्वीट कर दी और लिखा, हो गया है। बीते 2 दिन पहले शेख नाम के एक व्यक्ति ने सोनू को ट्वीट कर दून निवासी सबा हुसैन के लिए ऑक्सीजन बेड और गायनोलॉजिस्ट की मदद मांगी थी, जिसके 1 दिन बाद ही सोनू ने व्यवस्था करा दी। व्यक्ति ने ट्वीट कर लिखा कि महिला का ऑक्सीजन लेवल 80 है, ऐसे में महिला को ऑक्सीजन बेड और गायनोलॉजिस्ट की बेहद आवश्यकता है। सोनू ने बीते साल कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाने के लिए बस की व्यवस्था की थी। उत्तराखंड में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 3.10 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का कहना है कि जल्द ही ये टीके मिल जाएंगे और प्रदेश में टीकाकरण लगातार जारी रहेगा। सोमवार को सचिवालय में मीडिया से मुखातिब स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 2 लाख डोज पहुँच रही है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ 1.20 लाख डोज और पहुंचेगी। अगर किसी व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आती है लेकिन कोविड-19 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका तुरंत इलाज किया जाएगा और अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोविड के उपचार के लिए गठित टास्क फोर्स ने यह तय किया है कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कोविड-19 के लक्षण अगर व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। अस्पताल प्रशासन को ऐसे रोगियों को भर्ती करने से इनकार नहीं करने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों के अनुसार नए कोरोना संक्रमण में कई तरह की चीजें सामने आ रही है। मरीज की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है लेकिन सिटी स्कैन में संक्रमण मिल रहा है। ऐसे में मरीज की हालत गंभीर न हो जाए, इसके लिए भर्ती कराकर इलाज कराया जाएगा। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में प्लाज्मा बैंक बनाए जाएंगे। इस ग्रुप में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को जोड़ा जाएगा जो कोविड से ठीक हो चुके हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों समेत अन्य जरूरतमंदों को भी प्लाज्मा उपलब्ध कराया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हर संभव लोगों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं, तो अब पुलिस अधिकारियों की पत्नियां भी आगे आ रही हैं। हर तरफ ऑक्सीजन दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। प्लाज्मा कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा है, लिहाजा प्रदेश के सभी 13 जिलों में प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। पहाड़ों में विगत दिनों लगातार हो रही तेज बारिश ने आखिरकार आपदा का रूप धारण कर ही लिया है। इस आसमानी आफत में उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं तो बादल फटने से तो कहीं आकाशीय बिजली गिरने से तबाही हुई है, जिसमें जिला मुख्यालय के 180 किलोमीटर दूर फिताड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बहादुर सिंह की 60 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से अधिक भेड़ बकरियां गायब बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर चिन्याली सौड़ ब्लॉक के कुमराड़ा गांव और गडोली गांव में 2 घंटे की तेज बारिश के साथ बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम कुमराड़ा गाँव के लिए रवाना हुई। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में मरीजों की इस कदर बढ़ चुकी है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें अस्पताल के द्वारा मरीजों को फर्श पर लेटाकर उपचार दिया जा रहा है। लेकिन वहीं अस्पताल प्रशासन इस महामारी के दौरान भी साफ सफाई से कोसों दूर है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मम्मी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अभी हम आए तो कह रहे हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है अभी। हमको तो अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं मॉर्निंग में पहले भी आ गई थी बताने, तब दोबारा घर गई, फिर लेके आई पेशेंट को। उन्होंने कहा ऑक्सीजन चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अभी तो ऑक्सीजन चढ़ाया है बस और इमरजेंसी में दिखाया। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल जो है गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार का और आधे गढ़वाल का एक मुख्य केंद्र है और यहाँ पर जो सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आधा गढ़वाल इस हॉस्पिटल से ही संचालित होता है। तो मैं तो
आज यहाँ पे स्थिति ये है कि मरीजों को जो है बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, मरीज नीचे फर्शों पे लेटे हैं और वहाँ पर भी उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। इससे क्या है कि गंदगी के कारण और अन्य व्यवस्थाओं के कारण मरीज और बीमार होने को स्थिति में होगी। उत्तराखंड में 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम की कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं चारों धाम के कपाट अपने तय समय पर खुलेंगे। कपाट खुलने को लेकर आज मंगलवार को चार धाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्याधिकारी रविनाथ रमन ने एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत चारों धामों के कपाट रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खोले जाएंगे। आपदा की इस घड़ी में एक तरफ देश के अधिकांश हिस्सों में प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, दूसरी तरफ कुछ लोग बीमार और तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। दून में भी ऐसे कई मुनाफाखोर सक्रिय है। ऐसा ही एक मामला पटेल नगर में सामने आया है। यहाँ कालाबाजारी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं। इस कृत्य में दून के एक निजी अस्पताल का मैनेजर भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के मैनेजर समेत 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दून में कोरोना से जिन व्यक्तियों की मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत रायपुर स्थित शमशान घाट में किया जा रहा है। राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन में रोजाना दर्ज हो रहे मौतों के आंकड़ों को अनुरूप इस शमशान घाट में अंतिम संस्कार का दबाव भी दिख रहा है। मगर इस सब के बीच जो बात असामान्य है वो किसी अन्य शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार का आंकड़ा बढ़ रहा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा बीते एक माह में ये आंकड़ा 3 गुना से अधिक हो गया है। पिथौरागढ़ जिले के जूलाघाट क्षेत्र में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन ने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब लेबर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यहाँ तक कि भूखे रहने की नौबत आ गई है। वहीं कुछ परिवार सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने भी जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन पे मम्मी पापा थे, मेरे पापा की डेथ हो गई, वो खत्म हो गए, तो कमाने घर पे कमाने वाले वही थे और मम्मी खेतों में काम करती थी। आजकल वो काम भी नहीं है, मम्मी भी घर पे ही है। तो हमें सरकार हमारे लिए कुछ तो करे, हमें राशन ला के दे, हमें हमारे लिए कुछ सुविधा तो करे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो घर पे बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो हमें भी वहाँ से कुछ मिलेगा तो हम भी थोड़ा मतलब होगा। मम्मी है वो क्या करेंगी। देखिए मेरे पापा की डेथ हाल ही में इमरजेंसी होने के कारण डेथ हो गई थी और जिससे हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है और जिससे हमारा एक ही थे हमारे जो पिताजी थे जो घर का खर्चा चलाते थे, उनकी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी और जिससे हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है और जिससे महंगाई भी आजकल लॉकडाउन से महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इससे ये निवेदन है कि सरकार से ये निवेदन है कि थोड़ा हमारी मदद करने की कृपा कीजिएगा। अभी अब मैं घर में खाली बैठा हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत पहले से कमज़ोर थी, लेकिन अभी भी मैं कमज़ोर हूँ और घर में ऐसी स्थिति आ गई है कि खाने के लिए एक वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है मुझे। आप इनके चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिक जूलाघाट में लोग कैसे परेशान हैं इस महंगाई के दौर में और इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उप जिलाधिकारी लक्सर के निर्देश पर तहसील लक्सर अंतर्गत ग्रामीण और शहर के बाजारों में उपभोक्ताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करने, सामाजिक दूरी, मास्क और स्टॉक की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में समस्त लेखपाल और कानूनगो द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जिला योजना के लिए प्रस्ताव चुपचाप प्रस्तावित करने और जिला पंचायत सदस्य को प्रस्ताव भेजने के लिए आधिकारिक पत्र न भेजने पर जिला पंचायत सदस्य भड़क उठे हैं। सदस्यों ने 5 मई को कुमाऊं मंडल के 115 सदस्यों के जूम बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को प्रेमनगर स्थित स्वास्थ्य क्लिनिक में पुलिस ने छापा मारकर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोमवार को थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि स्वास्थ्य क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट की सैंपलिंग के एवज में 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा RT-PCR टेस्ट का मूल्य 500 निर्धारित किया गया है। आज त्यूनी क्षेत्र के अंतर्गत गुंडा गांव में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई, जिनकी 6 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस कारण महिला की मृत्यु कोरोना से संक्रमित होना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष संदीप पंवार मया पुलिस कर्मचारी उक्त बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे और जहां पर उक्त बुजुर्ग महिला का शव के घर अंदर पड़ा था।
स्थानीय व्यक्ति कोई भी आसपास आने को तैयार नहीं था, जिस कारण परिवार वालों के साथ थाना प्रभारी संदीप पंवार द्वारा खुद पीपी किट पहनकर और अपनी टीम को पीपी किट पहनाकर उक्त बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लिया और निजी वाहन से शव को पास के शवगृह तक ले जाकर अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में खुद अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ न हो सके। जीएमएस रोड स्थित एमसीएच अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। कोविड अस्पताल श्रेणी में न होने के बाद भी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल में छानबीन करने पर प्रशासन को 4 मरीज आईसीयू में मिले। वहीं एसडीएम गोपाल बिनवाल के मुताबिक सभी मरीजों को कोविड के इलाज की दवाई दी जा रही थी। मरीजों के इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव के बड़े आदेश। कोविड-19 संक्रमण मरीजों के उपचार से संबंधित कतिपय चिकित्सालयों द्वारा इमरजेंसी की स्थिति में ऑक्सीजन की मांग 4-5 घंटे पूर्व की जा रही है, जो कि कदापि उचित नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की मांग कम से कम 24 घंटे पूर्व ही की जानी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 5 घंटे पूर्व करने की स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसे में जनपद के समस्त चिकित्सा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उपचार के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मांग कम से कम 24 घंटे पूर्व नोडल अधिकारी ऑक्सीजन के माध्यम से सुनिश्चित कर ले। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी या दुर्घटना घटित होगी तो उसके लिए संबंधित चिकित्सा प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।